हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय डीपी सिंह। एंड शुरू करते हैं आज का अपना सेशन, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं। केमिस्ट्री का ये प्रैक्टिस सेट आपका पहला है, तो हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट को आज डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने बायो के प्रैक्टिस सेट की, लेकिन कुछ उसमें टेक्निकल इशू हो गया था, जिसकी वजह से बहुत बच्चे जुड़ भी नहीं पाए थे। तो जो बच्चे जुड़ नहीं पाए थे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर को देख लेंगे और वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे। और नेक्स्ट तो हम लोग तो रोज रोज भी जुड़ते ही हैं। रवि कुमार लिख रहे हैं, हेलो मैम। हेलो रवि। सब्दाब कुरैशी लिख रहे हैं, हेलो मैम। हेलो सब्दाब। सभी बच्चों को हेलो। और सभी बच्चे सब अच्छे अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं ना? और आप लोग बताइए, शुरू करें आज का सेशन। राजेश लिख रहे हैं, हेलो मैम। हेलो राजेश। सभी बच्चे जुड़ गए हैं? चला जाए। प्रदीप कुमार लिख रहे हैं, नमस्ते मैम। नमस्ते प्रदीप। हाँ, बाई वाली क्लास में लाइव सेशन में कुछ दिक्कत हो गया था, तो उसकी वजह से बहुत बच्चों को नोटिफिकेशन मिल ही नहीं पाई, तो बहुत बच्चे जुड़ नहीं पाए। तो वो जो रिकॉर्डेड टाइप का वो वीडियो हो गया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और कल तो हम लोग लाइव पे फिर जुड़ेंगे। तो सभी बच्चे कोशिश करें कि लाइव में जुड़े और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए बेटा। क्वेश्चन को जब आप अपने से अटेम्प्ट करते हैं और लाइव में अटेम्प्ट करते हैं ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद रह जाते हैं। तो याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में आपको जो अटेम्प्ट किया होगा वही याद रहेगा। बाकी दुनिया जहान कोई बता दे वो याद नहीं रहता है। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने सेशन की तरफ आज के। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों की। प्रदीप लिख रहे हैं, स्टार्ट करिए मैम। हाँ, स्टार्ट करें प्रदीप। निम्नलिखित में से किस तत्वों में सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मकता होती है, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है उसको बताना है। जिन बच्चों को आ रहा है वो, अच्छा शोएब है, सॉरी सॉरी, शोएब। ठीक है। तो जिन बच्चों को आ रहा है वो बच्चे जो हैं वो अटेम्प्ट करें, वो बच्चे ट्राई करें, वो बच्चे कोशिश करें कि उनका जो आंसर हो वो सही हो। तो जिन बच्चों को आता है वो बच्चे लिखें। आप लोग लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए भाई। लिखिए, जिन बच्चों को आ रहा है फटाफट लिखिए। टाइमर लगा दूं? हो जाइए। टाइमर में सेट करके रख देती हूँ, और इसी को हम लोग बार बार यूज कर लेंगे। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आप लोग अटेम्प्ट करिए। केमिस्ट्री ही तो हो रहा है। रजित लिख रहे हैं केमिस्ट्री ही तो, रजित चल रहा है ना। पांडे जी लिख रहे हैं ए। पांडे जी लिख रहे हैं ए। रजित लिख रहे हैं ए। सूरज लिख रहे हैं ए। राजेश लिख रहे हैं बी। तो चलिए, 10 सेकंड हमारा हो चुका है बच्चों। और ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो फ्लोरीन होगा। तो फ्लोरीन कैसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ज्यादा हम लोग डिटेल में जाएंगे नहीं, ज्यादा डिटेल तो लेक्चर में करेंगे ना। फ्लोरीन जो है कैसे आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी बात करें तो फ्लोरीन जो होता है वो हेलोजन ग्रुप का मेंबर है। सबसे पहली बात, हेलोजन ग्रुप का मेंबर है। और इसके आउटर मोस्ट में आप देखेंगे, इसके आउटर मोस्ट में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी के आउटर मोस्ट में आप देखिए कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। आउटर मोस्ट में देखेंगे तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको इजीली दे देगा ना, कोई एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कोई देगा तो ये इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब याद कर लीजिए कि मोस्ट भिखमंगा, मतलब जो सबसे ज्यादा जल्दी भीख लेने को तैयार है वही है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई। जल्दी इसको चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, आउटर मोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट करके निकल लेगा अपना। तो इसी के लिए ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, और फिर अगेन आपको टाइम दे दिया जा रहा है उतना ही, 10 सेकेंड का। और 10 सेकेंड में सभी बच्चे ट्राई करें कि इसको अटेम्प्ट करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि इन तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु किसका होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि इसको ट्राई कर लें। तो कोशिश करिए, चलिए सब लोग कोशिश करिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। देखिए, क्वेश्चन के साथ लिखिए, क्वेश्चन के साथ लिखिए कि किसका ए है। सर मुझे क्या पता चलेगा, मुझे तो आपका जो आंसर है थोड़ा डिले मिलता है ना। सभी बच्चे देखें, सभी बच्चे जो है आंसर लिखें भाई। पहले का ए, सूरज का आंसर बिल्कुल सही है। किसका ए? आकृति कुमारी ए लिख रही हैं। आकृति कुमारी ए लिख रही हैं। नियोन से पहले आता है फ्लोरीन। सूरज लिख रहा है नियोन से पहले आता है, 10 से पहले। ऑक्सीजन के बाद, 8 के बाद और 10 से पहले यानी 9।
हाँ जी, पांडे जी लिख रहे हैं एफ, और अनिल कुमार लिख रहे हैं एफ, प्रदीप लिख रहे हैं एफ। एफ कौन सा आंसर है भाई? एफ तो मुझे कोई आंसर लग नहीं रहा है भाई। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इन तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु किसका होगा? तो बच्चों देखिए, सबसे बड़ा जो परमाणु होगा वो लिथियम का होगा यहाँ पर। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब पूछेंगे आप लोग कि लिथियम कैसे होगा? फ्लोरीन, दूसरे का फ्लोरीन, दूसरे का फ्लोरीन नहीं होगा। देखने से आपको लग रहा है कि फ्लोरीन होगा, लेकिन फ्लोरीन नहीं होगा, लिथियम होगा। आप लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन के जस्ट नीचे लिथियम स्टार्ट हो जाता है, हाइड्रोजन के नीचे होता है। और हम लोग पेरियोडिक टेबल में, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लगा लेते हैं। पेरियोडिक टेबल में हम लोग कहाँ जाते हैं? पेरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है। सबको पता है कि पीरियड में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज घट जाता है। तो पीरियड में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कार्बन फैमिली आती है, ऑक्सीजन फैमिली आती है, फिर हाइड्रोजन फैमिली आती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये फ्लोरीन वाली फैमिली है, यानी फ्लोरीन जो है वो सबसे लास्ट में आता है। और फ्लोरीन जो है वो नोबेल गैसेस से जस्ट पहले आता है। तो नोबेल गैस के जस्ट पहले आ रहा है। फ्लोरीन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते जो सबसे छोटे हुए हैं हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन सबसे छोटे हैं। और लिथियम क्या है? लिथियम हाइड्रोजन के जस्ट नीचे है, मतलब हाइड्रोजन से हम नीचे बढ़ गए, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। तो सब एक ही पीरियड के नहीं है, लिथियम नीचे आता है तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, लिथियम ऊपर होगा। ठीक, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है और लेफ्ट से राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है, ये बात याद रखिए। तो हम लोग जब लिथियम से आगे बढ़ते हैं, मतलब हम लोग पीरियड्स में आगे बढ़ रहे हैं, तो पीरियड में जब आगे बढ़ते हैं तो साइज एलिमेंट का घटता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों की, इसको थोड़ा और इधर लिख दिया जाए। हाँ, एक समूह के तत्वों में समान रासायनिक गुण होते हैं क्योंकि, क्योंकि बताइए जल्दी भाई। एक समूह के तत्वों में समान रासायनिक गुण होते हैं, बताइए। सूरज लिख रहे हैं यस मैम, यस सूरज। सभी लोग बताएं। एक समूह के तत्वों में समान रासायनिक गुण होते हैं क्योंकि, क्यों होते हैं समान रासायनिक गुण? समूह पूछा जा रहा है, समूह पूछा जा रहा है, ग्रुप पूछा जा रहा है, किसी भी ग्रुप को पूछा जा रहा है। जैसे लिथियम से नीचे आते हैं तो लीना करे रब से फरियाद आता है, वैसे ही समूह में पूछा जा रहा है। तो समूह में क्या होगा भाई, बताइए जल्दी। समूह का आंसर क्या होगा? बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं कि मेरे पास आंसर जो है वो डिले आ रहा है, एक बार देख लेते हैं किसका एफ होगा, किसका एफ आंसर होगा भाई। यार तुम लोग पहले क्वेश्चन लिख के आंसर लिखा करो, तभी तो मुझे समझ आएगा ना। हाँ, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई? सबका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आते हैं, अरे ग्रुप को डिवाइड ही तो इसीलिए किया गया है क्योंकि सबके वैलेंस शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं, जैसे हम लोग लिथियम से नीचे आते हैं तो लीना करे रब से फरियाद आता है ना। तो इन सभी के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लिया जाए कि सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सेम होगा। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पांडे जी का आंसर बिल्कुल सही है, तो आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। रजित का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अमित का आंसर सही है, अमित आंसर बी होगा। आकृति का आंसर भी बिल्कुल सही है, बी, बी होगा जी, बिल्कुल बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। परमाणु त्रिज्या का उपयोग के किसके आकार को मापने के लिए किया जाता है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, यार तो तुम लोग बता दोगे, बताओ। 10 सेकंड टाइम मिलेगा, बस जल्दी से सब लोग आंसर लिख दें। चौथे का आंसर लिखें, 4 लिख के डॉट लिख दें, 4 लिख के डॉट लिखें जल्दी से भाई सब लोग। 10 सेकंड ही टाइम है, देखिए 10 सेकंड खत्म हो गया। सभी लोग आंसर लिखिए। प्रदीप कुमार का मिला है लेट से, लेकिन प्रदीप का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, 3 का बी आंसर वो लिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए भाई, सब लोग लिखिए, सब लोग लिखिए। जल्दी लिखिए जल्दी। लाइव स्ट्रीम पे देखते हैं कि कौन कौन लोग सही आंसर दे रहे हैं। 3 तक ही आंसर दिया है अभी तक आप लोगों ने, अभी तक 4 का आंसर किसी लिए लिखा नहीं है। 4 का आंसर लिखे भाई साहब। पांडे जी का आंसर पहले आ गया है डी, पांडे जी का आंसर बिल्कुल, देखते हैं सही है कि नहीं। ऑप्शन आपका बच्चा सी करेक्ट होगा यहाँ के लिए। मनोज पंडित सी लिख रहे हैं, रजित डी लिख रहे हैं, आकृति सी लिख रही है। आकृति का आंसर बिल्कुल सही है, देखो लड़की बाजी मार गई है। हाँ, आकृति का आंसर सही है। परमाणुओं के आकार को मापने के लिए हम लोग परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस का यूज करते हैं।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चला जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, 100 करोड़ का सवाल है ये, कि आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है, सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करें। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताइए। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताना है जी, सभी बच्चे बताएं। चलिए लाइव स्ट्रीम पे देखते हैं कि कौन कौन बच्चा सही आंसर दे रहा है। 4 नहीं 5 चल रहा है, 5 का आंसर दीजिए आप लोग, सब लोग 5वें का आंसर लिखिए। अच्छा, आंसर लिखते हो, अपना नाम सुनते हो तो थोड़ा ऐसा नहीं लगता है कि क्या बात है, मैंने आंसर सही दिया है, नहीं लगता। चलिए, तो जिनको आता है लिखें। 4 का डी, प्रीतम कुमार। आंसर लेट मिला है, आंसर करा दिया मैंने। हाँ, 5 वाले का लिखिए आप लोग, जल्दी जल्दी। 5वां कर रहे हैं हम लोग ना अब, 5वें का लिखिए। पांडे जी का आंसर आया है डी, सबसे पहले पांडे जी का आंसर आ रहा है। तो बच्चों ऑप्शन आपका जो होगा वो बी यहाँ पे करेक्ट होगा, NH4 का होल ट्वाइस और SO4। याद करिए, इसको याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ कि कैसे याद करना है। याद करने का तरीका है कि NH4 के साथ जो लगाना है लगा लो, NH4 का होल ट्वाइस याद कर लीजिए, SO4 के साथ कुछ नहीं लगाना है। तो मोस्टली आंसर जो होंगे आपको कंफ्यूजिंग देंगे, तो मोस्टली आपको SO4 का होल ट्वाइस देगा, SO4 का होल थ्राइस देगा, तो आपको SO4 के साथ कुछ नहीं लगाना है, SO4 के साथ मजाक नहीं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा ये। यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है? आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, NO2 को धुआं धुआं कर देना है इस बार। NO2 का बताइए भाई, NO2 का रंग कैसा होगा? NO2 के फ्यूम्स बनते हैं और उनका कलर कैसा होगा? सभी बच्चे बताएं। आकृति, छठवें का बताना है इस बार। छठवें का आंसर बताइए भाई सभी लोग, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ ताकि आप लोग बता दें। आकृति किसका सी लिख रही हैं आप? किसका सी लिख रही हैं बेटा? देखिए, कोई भी बच्चा तैयारी के समय स्ट्रेस नहीं लेगा, और सभी बच्चे 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे। पढ़ाई बाद में करेंगे, पहले 7 से 8 घंटे सोइए आराम से, तभी कुछ दिमाग में स्टोर रहेगा, एग्जाम में जाके सब भूल जाएंगे। इससे अच्छा है कि सो लीजिए पहले, उसके बाद एकदम फ्रेश माइंड से पढ़िए, जो अच्छा लगता है वो करिए। सभी बच्चे लिखें, जल्दी लिखें, आगे बढ़ा जाए। पांडे जी का आंसर आ गया है ए, मनोज पंडित का आंसर आ गया है सी, सूरज का आंसर आ गया है ए, 6 का ए, ब्राउन कलर के। तो सूरज का आंसर बिल्कुल सही है ए। और किसका था भाई? मनोज का आंसर सही नहीं है, पांडे जी का आंसर बिल्कुल सही है। तो पांडे जी बहुत मोस्टली आंसर सही दे रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये घड़ी तो बंद ही नहीं हो रही, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गैर धातु है, यानी गैर धातु यानी नॉन मेटालिक है? तो ये तो सभी बच्चे बता देंगे यार। अब इसमें तो मैं नहीं बता रही हूँ, इसमें तो सभी बच्चे बता देंगे मुझे लग रहा है। लाइव स्ट्रीम पे देखते हैं कि कौन कौन बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। 6 का सी, प्रीतम कुमार लिख रहे हैं। प्रीतम मैंने करा दिया है, आप लोग का आंसर मुझे लेट से मिल रहा है। तो चलिए, जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो बताएं कि 7वें का आंसर क्या होगा। 7वां क्वेश्चन चल रहा है हमारा, 7वें का बताइए। आकृति कुमारी का आंसर आ गया है ए, आकृति कुमारी का आंसर आ गया है ए। आकृति किसका आंसर है? 7th का बताऊं? देखिए, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विन्यास यानी गैर धातु का है? तो पहला दिया हुआ है 2 8 3, 2 8 10 3 13, 13 ही ना होगा जी, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम क्या होता है? मेटल होता है भाई, तो ये मेटल हो जाएगा। 2 8 4, 8 2 10 4 14, एल्युमिनियम के बाद कौन आएगा? 14 नंबर पे सिलिकॉन आ जाता है, तो ये हो गया सिलिकॉन। 2 8 5, फॉस्फोरस, ये मेटेलॉइड है सिलिकॉन। 4 नंबर जिसके आउटर मोस्ट में होगा वो मेटेलॉइड होगा ना जी। तो देखिए आंसर, देखिए जिसका सही है, सूरज कुमार का आंसर बिल्कुल सही है, रजित यादव का आंसर बिल्कुल सही है, प्रीतम का आंसर बिल्कुल सही है, मनोज पंडित का आंसर बिल्कुल सही है, पांडे जी का आंसर बिल्कुल सही है, और अमित का आंसर बिल्कुल सही है, सूरज का भी बिल्कुल सही है। हाँ, आकृति, आकृति आंसर देखिए बेटा, अपना चेक करिए। अब देखिए भाई,
तो 2 8 5 यानी फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 2 8 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो घाटे में है ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहता है, वो सोच रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे तो आउटर मोस्ट कंप्लीट हो जाए। तो जो भिखमंगा टाइप के होते हैं सभी नॉन मेटल होते हैं, तो ये भिखमंगा टाइप का है, नॉन मेटल में रख दिया जाए इसको, तो सी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों की घड़ी लगाना ही मैं भूल जाती हूँ। हाँ जी, प्रदीप का आंसर भी बिल्कुल सही है। आकृति देख लीजिएगा अपना क्वेश्चन आंसर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद एकमात्र गैर धातु है? अब देखिए यहाँ पे दो बात याद रखनी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नॉन मेटल है और क्या है, वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। दो बात याद रखनी है कि पहली बात लिखी हुई है कि नॉन मेटल है, मेटल नहीं लिखा हुआ है। तो जो भी बच्चे कंफ्यूजन में है वो आंसर लिखें, आंसर लिखिए पहले, आंसर लिखिए, जल्दी जल्दी आंसर लिखिए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर लिखें। आठवां क्वेश्चन चल रहा है, 7वें का आंसर आप लोग लिख रहे हैं, जल्दी लिखिए भाई। हाँ, 4 से कम प्रदीप धातु होंगे, 4 होगा मेटेलॉइड होगा, 4 से ज्यादा होंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। वो 5 में आ जाएंगे ना यार, तो 5 वाला सोच रहा है कि हमको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, 3 ही इलेक्ट्रॉन तो कम है उसके पास। अब तुम्हारे पास 10 रुपए तुमको पूरा करना है, तुम्हारे पास 7 रुपए हैं, तो तुम क्या करोगे कि 7 रुपए अपना किसी को देना चाहोगे कि 3 रुपए और किसी से लेके 10 रुपए अपना पूरा करना चाहोगे? रजित का आंसर आ गया है 8वें का डी, सूरज कुमार का आंसर आ गया है 8वें का डी, अमित का भी आंसर आ गया है 8वें का डी, और मनोज पंडित का भी आंसर 8वें का डी, प्रीतम का भी आंसर आ गया है, और आकृति कुमारी का भी आंसर आ गया है। तो ब्रोमीन इज योर करेक्ट आंसर। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहेगा। अगर यहीं पे बच्चों आपसे मेटल पूछ दिया जाए कि वैसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहेगा, तो आंसर क्या लिखना है, Hg यानी मरकरी। मरकरी। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कि नॉन मेटल, तो इस बार अगर मेटल पूछ ले तब ब्रोमीन। अनिल कुमार ब्रोमीन लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है अनिल कुमार का भी आंसर भी भाई। सबका मैं नाम लिख ले रही हूँ, अनिल का भी सही है, प्रदीप का भी सही है, आकृति का भी सही है, प्रीतम का भी सही है, मनोज का भी सही है, रजित का भी सही है, सूरज का भी सही है। अरे बहुत सब बच्चे पढ़ने वाले हैं यार एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ दिस हैलोजन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए कि कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है यहाँ पे, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है यहाँ पे, बताइए बताइए जल्दी। पारा। अच्छा किसका पारा, कौन से वाले पारे की बात कर रहे हैं, दिमाग वाले पारे की या मरकरी वाले की? मरकरी जी। चलिए अगले का लिखिए भाई, अगले का लिखिए आप लोग। प्रदीप आगे का आंसर दीजिए भाई, हो गया मरकरी खत्म, खत्म कहानी उसकी, आगे बढ़िए, मरकरी की लिखिए। सभी बच्चे लिखे, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई बच्चा जवाब नहीं देना चाह रहा है यहाँ पे। देखिए भाई, तो जो ऑक्सीकरण कैपेसिटी होती है यानी ऑक्सीडाइजिंग, सूरज का आंसर आया है 9 का सी, बता रही हूँ सूरज, देखिए आगे आप मिलाइएगा अपना। अनिल कुमार लिख रहे हैं फ्लोरीन, प्रदीप लिख रहे हैं क्लोरीन। देखिए सब जो अच्छे अपना मिलाएंगे, ठीक। तो ज्यों ही हम लोग क्या करते हैं हैलोजन में फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या होता है भाई, क्या होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन यानी F2 लगा लीजिए, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फ्लोरीन का देन ब्रोमीन का, और उसके बाद आयोडीन का। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी का अंतर है, ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी का अंतर है। हाँ रख दीजिए, आप जाइए। ओके ओके। ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी का ये ट्रेंड है, तो इस ट्रेंड को याद कर लेंगे, ट्रेंड को याद कर लेंगे ना, तो फ्लोरीन सबसे ऊपर होगा भाई, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से, आगे देखिए भाई, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, यानी कीटाणु रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सभी बच्चे लिखें, सभी बच्चे लिखें, सभी बच्चे लिखें, जल्दी लिखिए। अब 30 सेकंड टाइम दूंगी, उससे ज्यादा नहीं, 1 मिनट हो जा रहा है आप लोगों का।
जल्दी कंप्लीट भी तो करना है, हम लोग साथ साथ कर रहे हैं तो मजा आ रहा है ना। सभी बच्चे लिखे, अनिल का आंसर सही है, प्रीतम का आंसर पता नहीं अब। सुनील का आंसर आया है ए। किसका ए है? सुनील, आप क्वेश्चन लिख के उसके बगल में लिखिए कि क्या, किसका आंसर आप लिख रहे हैं, वैसे मुझे पता चलेगा कि आप किसका आंसर करना चाहते हैं। सभी बच्चे अच्छे हैं यार, सब एकदम अच्छे से आंसर देते हैं। 10 का डी, अमित का आंसर आ गया है। सुशील का आंसर आ गया है सी, और गलत हो गया प्रदीप कुमार। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ तो आप सीखने आए हैं ना। 1 मिनट हो गया फिर, तुम लोग यार बात करने में 1 मिनट करा देते हो मेरा। कोई नहीं, चलो ठीक है। तो क्या होगा भाई, किसका उपयोग किया था? अरे यार घर में कीटाणुनाशक के लिए ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ना, तो ब्लीचिंग पाउडर ही तो होगा। CaO Cl2, CaO Cl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रदीप का आंसर इस बार बिल्कुल सही है, आकृति का आंसर बिल्कुल सही है, और पांडे जी का आंसर तो बिल्कुल सही है। पांडे जी हर बार बाजी मार रहे हैं। प्रीतम का आंसर भी बिल्कुल सही है, अनिल कुमार का आंसर बिल्कुल सही है, सूरज का आंसर बिल्कुल सही है, प्रदीप कुमार सेठ लिख रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्कृष्ट गैस की आयनीकरण क्षमता होती है। देखिए भाई क्वेश्चन बढ़िया आया है, आयनीकरण क्षमता क्वेश्चन है आयनाइजेशन पोटेंशियल पे। चलिए सभी लोग लिखें, 11 का लिखें आंसर, जल्दी जल्दी लिखिए। 30 सेकंड टाइम दूंगी, 30 सेकंड में सभी लोग लिख दें, ताकि उनका नाम आए कि हाँ ये बच्चा सही आंसर दिया है। ये सभी लोग लिखें जल्दी जल्दी, लिखिए आप लोग। 25 क्वेश्चन का सेट है, पांडे जी पूछ रहे हैं कितने क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का सेट है। 25 केमिस्ट्री के, 25 बायोलॉजी के, ठीक है, 25 फिजिक्स के। सुशील का आंसर आ गया है डी, नन ऑफ दीज। आंसर देना था, ये नहीं बताना था नन ऑफ दीज। चलिए मैं बताती हूँ, देखिए भाई, तो आप जो ही उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं, एक बार लाइव पे देख लेते हैं कि कौन बच्चे सही आंसर दिए हैं। अभी तक किसी का आंसर ही नहीं आया है। हाँ जी, तो क्या होगा, जो आप पीरियड्स में जब आगे बढ़ते हैं, यानी ग्रुप ग्रुप में नीचे बढ़ते हैं, और पीरियड्स में आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, तो जब आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, 11 का अनिल कुमार का आंसर आया है ए, सूरज का आंसर आया है सी। चलिए बता रही हूँ, अनिल का आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी, अनिल का आंसर बिल्कुल सही है। तो मैक्सिमम इन पीरियड होगा, कैसे होगा, जब आप पीरियड्स में आगे बढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होता है वो नोबल गैसेस के पास होता है। नोबल गैसेस के पास 8 इलेक्ट्रॉन है उनके आउटर मोस्ट में। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, वो मस्त बैठा हुआ है, तुम जाके छेड़ रहे हो यार। आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, कि उसको इतनी एनर्जी देना कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। उसको इतनी एनर्जी देना कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, क्यों लूज करेगा? क्यों लूज करेगा भाई? उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट कंप्लीट करके बैठा हुआ है, वो कह रहा है हम नहीं किसी से बॉन्ड बनाएंगे, हम नहीं अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम होगा, पीरियड्स में आगे बढ़ते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हम जाते हैं। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा? नोबल गैसेस का होगा ना, 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास है। आंसर मिला लीजिए भाई, जिनका आंसर सही है गलत है अपना चेक करते रहिए आपको। पांडे जी आंसर गलत हो गया इस बार आपका, देखिए ध्यान दीजिए भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर दी गई है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में दिया गया है कि इसका क्या लिखना है, कौन सा सही है। सही बता दीजिए जल्दी से बेटा, सही बताइए आप लोग, सही बताइए जल्दी। अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 11 का बी कौन लिख रहा है? 11 हो गया, मैं करा दी। 30 सेकेंड टाइम है, जल्दी सभी बच्चे आंसर करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जो बात सही लिखी गई है उसी की बात की गई है। सभी बच्चे लिखें। आंसर क्यों नहीं आ रहा है आप लोगों का, क्या बात हो गई? अरे डरिए मत, सही गलत का नहीं डरना चाहिए यार, लिखो ना तुम लोग। चलिए तो बताओ, प्रदीप का आंसर आया है 12 का सी,
ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्रदीप का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट आ गए हैं प्रदीप, पहली बार बताए हैं। और कौन है भाई? अमित कुमार जो है वो 12 का सी लिख रहे हैं, अमित का भी आंसर बिल्कुल सही है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना बच्चों। CaSO4, और इसमें क्या होता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है ना, तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दिया है, वही तो दिया है। अगर जिप्सम होगा यहीं पे तो CaSO4 और डॉट 2H2O हो जाएगा ना, जिप्सम का फॉर्मूला है भाई, जिप्सम। तो अगर जिप्सम पूछा रहता तो 2H2O, दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहेंगे। प्रीतम देखिए भाई आंसर मिलाइए, जो भी बच्चे जिनका आंसर गलत हो रहा है वो मिलाए। आकृति का आंसर बिल्कुल सही है, अमित का सही है, अनिल का सही है, सूरज का सही है, पांडे जी का सही है। पांडे जी लिखिए आपकी किसका आंसर लिख रहे हैं आप। प्रदीप कुमार का सी सही है, चलिए सभी बच्चों का सही है। प्रीतम कुमार का 12 का सी सही है। चलिए भाई, तो सबको समझ में आ गया ना, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस घड़ी को थोड़ा इधर लगा लिया जाए। अरे ये तो चल ही जा रहा है, चल ही जा रहा है। हाँ जी, चलिए टाइम शुरू। ब्लीचिंग पाउडर बताना है, कौन सी प्रॉपर्टी ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा नहीं दिखाई जाती है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा नहीं दिखाया जाता है? सूरज लिख रहे हैं, सूरज सही है। 13 लिखिए, 13 लिखिए, जल्दी 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 करो यार तुम लोग, अभी तक हम लोग 13 क्वेश्चन कर पाए हैं। ऐसी गति से करेंगे तो कैसे क्वेश्चन करेंगे भाई हम लोग। हाँ जी, तो देखिए मैं बता रही हूँ क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण ब्लीचिंग पाउडर द्वारा नहीं दिखाया जाता है? तो देखिए भाई, ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखिएगा। ये कॉटन फाइबर को ब्लीच करने के लिए यूज होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने के लिए यूज होगा। जल शोधन हमने अभी पढ़ा कि जल शोधन में कौन यूज होगा, ब्लीचिंग पाउडर यूज होगा, ठीक है। तो कौन नहीं होगा, ये तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। रिड्यूसिंग एजेंट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। पांडे जी 12 लिख रहे हैं, 13 चल रहा है, 13 चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, घड़ी अपने मन से चली जा रही है। यहाँ पे मुझे थोड़ा कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा है तो क्वेश्चन छुप जाएगा, इसीलिए घड़ी को यहाँ लगा लेते हैं और थोड़ी देर के लिए कैमरा को ऑफ कर देते हैं। देखिए भाई सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। पांडे जी 13 का बी, 13 का बी, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। नीचे दिए गए कथनों में विचार करें और सही उत्तर की पहचान करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज एन वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू द हार्ड मास ऑफ वेटिंग विद वाटर। वाटर के साथ वेट करके जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो एक हार्ड मास बना लेता है, तो सही बात है भाई, हार्ड मास बना लेता है, वही तो यूज किया जाता है आपको पैर वैर टूट जाता है तो। दूसरा दिया हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन द केमिस्ट्री लैबोरेटरीज फॉर सेटिंग एयर गैप्स इन द apparatus देयर एयर टाइट अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। जहां भी एयर टाइट अरेंजमेंट का रिक्वायरमेंट होता है वहां पे यूज किया जाता है, वहां पे यूज किया जाता है। तो क्या होगा भाई, 13 का डी, प्रीतम कुमार लिख रहे हैं 13 का डी। जिनका आंसर पीछे आ रहा है वो देख लेंगे। अमित कुमार लिख रहे हैं डी, सही है। अमित का और प्रीतम का आंसर बिल्कुल सही है। तो भाई देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किस लिए बच्चों किया जाता है, तो ये दोनों कथन सही हैं, दोनों में ही यूज किया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ के लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, कैमरा ऑन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1 लाख का सवाल है ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि नीले विट्रोल का रासायनिक नाम बताना है, ब्लू विट्रोल का। सभी बच्चे इसका आंसर बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, याद करने वाला क्वेश्चन है तो बिल्कुल आंसर लिखिए आप लोग, सभी बच्चे लिखे, आगे बढ़ा जाए। प्रदीप कुमार 14 का सी लिख रहे हैं। ये लाइव स्ट्रीम ही गलत चल रहा है कि हम ही गलत चल रहे हैं? वैसे सही है, प्रदीप का आंसर सही है, सूरज का आंसर सही है, अमित का आंसर सही है। 15 का लिखिए, जल्दी लिखिए। नीले विट्रोल का रासायनिक नाम बताना है, ब्लू विट्रोल। आकृति का आंसर सही है भाई, ब्लू विट्रोल का रासायनिक नाम बताइए बच्चों, जल्दी से सब बच्चे बताएंगे।
बताऊं? देखिए CuSO4 कॉपर सल्फेट का नाम होता है और उसके साथ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं और ये होता है नीला विट्रोल यानी ब्लू विट्रोल। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, याद करने का तरीका बता रही हूँ कैसे याद करना है। कॉपर जब भी आए तो ब्लू कलर देके जाएगा, कॉपर जब भी आए तो ब्लू कलर देगा। ऑप्शन बी कौन लिख रहा है भाई? आकृति का आंसर सही है, 15 वाला। प्रीतम का सही है, प्रदीप का आंसर सही है। जिसका नहीं है उसका नाम नहीं लूंगी मैं, अपना आप देख लीजिएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का नाम होता है, उसके साथ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड होंगे। और याद करने का तरीका क्या है? कॉपर जब भी आए तो ब्लू कलर देगा, तो ब्लू वाली जितनी भी चीजें हैं उसमें ज्यादातर कॉपर ही आंसर होता है, तो कॉपर सल्फेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है आपका कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ थीन लेयर ऑफ जिंक टू आयरन और स्टील इज कॉल्ड। जिंक पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है आयरन और स्टील पर, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताएं सब लोग, सब लोग आंसर दें। 16 का आंसर दीजिए भाई। 15 का ए, सूरज लिख रहा है। 15 बीत गया, उसकी कहानी खत्म। 16 का आंसर दीजिए। अच्छा, लाइव स्ट्रीम में आंसर लेट मिलता है क्या? अभी तक तो आंसर सही मिल रहा था यार, अब तुम लोग कह रहे हो कि लेट मिल रहा है। देखिए भाई आंसर बताइए जल्दी। तो प्रोसेस का नाम होता है बच्चों गैल्वेनाइजेशन यानी चढ़ाना। अबे लिखा तो हुआ है यहाँ पे चढ़ाना, तो चढ़ाना ही तो होगा। गैल्वेनाइजेशन, इंग्लिश देख के बच्चे डर जा रहे हैं। चढ़ाना, चढ़ाना ही तो होता है। यानी आयरन और स्टील पर कोरिजन से बचने के लिए, जंग लगने से बचने के लिए एक परत चढ़ा दी जाती है और उस परत को जिंक की परत होती है। तो ये आपका हो जाएगा सही। 16 का सी, पांडे जी का आंसर बिल्कुल सही है इस बार। पांडे जी का आंसर बिल्कुल सही है। प्रदीप कुमार का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका कि the metal which is kept in the air for the some time is coated with the layer of the green basic carbonate which is ग्रीन बेसिक कार्बोनेट की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। अगर किसी एक मेटल के नाम बताना है कि एक मेटल है और उस पर एक कार्बोनेट की लेयर चढ़ा दी जाती है, कार्बोनेट की लेयर चढ़ा दी जाती है, तो वो कौन सा मेटल है? तो बताइए जी, सभी लोग बताएं, जल्दी जल्दी बताइए। 30 सेकंड तक रुक जाते हैं, फिर सभी लोग बताएं। 16 का आंसर अभी आ रहा है सबका। प्रीतम का सही है, अमित का भी सही है। बताइए जी बच्चों, जल्दी बताइए। चलिए 60 सेकंड दे देते हैं, जल्दी बताइए आप लोग। आंसर लिखेंगे तभी याद होगा। आंसर लिखिए, सही गलत डरिए मत, लिखिए। 17 चल रहा है, 16 नहीं, 17 बताइए। 17 बताइए। मेरे बताते बताते आंसर आ जाना चाहिए। बताऊं? हाँ जी। तो कॉपर जो होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, हरे मूल के कार्बोनेट की एक परत से लेपित कर देते हैं कॉपर को। ठीक है, कॉपर को हम लोग हरे मूल के परत से लेपित करते हैं। बेसिकली याद करने वाला क्वेश्चन है यार, याद करो। और क्या कर सकते हैं इसमें? पांडे जी का आंसर आया है डी। डी था क्या? हाँ, तो पांडे जी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि जिंक कॉपर सल्फेट के घोल में कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक क्या है? क्योंकि जिंक क्या है बताइए, जल्दी बताइए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी लोग बता देंगे। 17 का डी। आकृति का आंसर बिल्कुल सही है, प्रदीप का आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए भाई 18 बताइए जल्दी, 18 बताइए आप लोग। 18 बताए सभी बच्चे। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ CuSO4 में बेसिकली क्या ऐड किया जा रहा है? Zn को ऐड किया जा रहा है, यही रिएक्शन पूछा गया है आपसे, यही रिएक्शन पूछा गया है। सभी बच्चे अटेम्प्ट करने का ट्राई करें, अटेम्प्ट करने से आपकी प्रैक्टिस होगी, मेरे को थोड़ी एग्जाम देने जाना है। सूरज का आंसर आ गया है 18 का सी। आंसर सही है सूरज का।
सूरज बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ, तो आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। क्योंकि क्या है भाई, कॉपर सल्फेट में आप क्या डाल रहे हो, जेडन डाल रहे हो ना, तो रिएक्टिविटी स्टेज में जेडन ऊपर है, जेडन मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जेडन क्या करेगा, कॉपर को करेगा, कहेगा चल भाग यहाँ से, और इसको डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको बंद कर दीजिए भाई साहब, तो बंद करिए। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4, और कॉपर के आयन रिलीज हो जाएंगे, कॉपर के आयन रिलीज हो जाएंगे। तो अमित का आंसर आया है सी। सी बिल्कुल सही है, सूरज का आंसर बिल्कुल सही है। सूरज ने सबसे पहले जवाब देकर यहाँ पर टिकट जीत लिया है। चलिए, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, स्थानीकरण स्थानांतरण रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, स्थानांतरण रिएक्शन। एक आया दूसरे को भगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक मिलाने पर क्या होता है, अभी हमने किया है, जल्दी बताएं सब बच्चे, जल्दी बताइए आप लोग। कॉपर सल्फेट वाला रिएक्शन अभी किया है, तो कॉपर सल्फेट को भगा देगा ना, जिंक सल्फेट बन जाएगा यहाँ पे, कॉपर सल्फेट को भगा देगा और जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट इज फॉर्मेड, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, घड़ी तुम बंद हो जाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और नरम होता है, सभी बच्चे बताएं, कौन सा लचीला और नरम होता है भाई। लचीले पे ध्यान देना है, नरम पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे लचीला और नरम। अभी सभी बच्चे 18 का आंसर लिख रहे हैं और हम लोग 20 पे पहुंच गए हैं। अब बताइए, इस जो अंतर आ रहा है, इस अंतर को हम क्या नाम दें। पांडे जी का आंसर आया है बी, पांडे जी का आंसर बिल्कुल सही है, कॉपर। कॉपर क्या होगा, लचीला होता है और सॉफ्ट होता है, इसीलिए उसको वायर के फॉर्म में हम खींच सकते हैं। कॉपर वायर देखे है ना भाई, घर में कॉपर की वायर होती है, उसके ऊपर प्लास्टिक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, ठीक, ताकि आपको करंट ना लगे। तो कॉपर को हम लोग वायर के फॉर्म में खींच सकते हैं, मेलेबल होता है, डक्टल होता है, और सारी मेटालिक प्रॉपर्टीज के पास है। उसके अलावा ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। 19 का सी, बी आंसर। अरे हम लोग तो भाई आगे कर रहे हैं ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नीला थोथा किसका नाम होता है, नीला थोथा किसका नाम होता है, जल्दी बताएं सभी बच्चे, जल्दी बताएं। कॉपर सल्फेट का ही नाम होता है, ये भी कॉपर सल्फेट का ही नाम होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 100 करोड़ का एकदम सवाल है ये वाला भी, कि मैग्नीज के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। मैग्नीज के बारे में बच्चा क्या सत्य नहीं है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे कि वो अटेम्प्ट करें, ट्राई करेंगे कि अटेम्प्ट करें। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, तो आप लोग के पास अभी 21 चल रहा है क्या। पांडे जी का 21 का ए, 21 का ए, पांडे जी का आंसर बिल्कुल सही है। सूरज का आंसर बिल्कुल सही है, सूरज का आंसर बिल्कुल सही है। 100 करोड़ का सवाल है, जल्दी बताइए। देखिए भाई, तो क्या होगा, जो आपका मैग्नीज होता है ना, वो रेसिस्टेंस एट द हाई टेम्परेचर लेवल, ये सही नहीं है। इट इज यूज्ड एज अ हीटिंग एलिमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक आयरन, आयरन और टोस्टर में मैग्नीज के वायर लगे होते हैं, सही बात है। मैग्नीज इज इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है भाई। इट इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग इजीली, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, रेसिस्टेंट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल मेल्ट व्हेन प्लेस्ड इन द पाम, आप हाथ पे रखेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, कौन सा, जल्दी बताइए। ऑप्शन आपका 23, अरे क्वेश्चन आपका 23 चल रहा है, हाथ पर रखेंगे मेल्ट हो जाएगा, जल्दी बताएं, 23 बताएं, 23। सभी बच्चे बताएं, अटेम्प्ट करिए। सभी बच्चे बताएं 23 का आंसर।
ऑप्शन क्या होगा? गैलियम, गैलियम और सेजियम। गैलियम जो होता है वो 29 डिग्री टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये जो है 28 डिग्री टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए बी आंसर होगा। 23 का बी लिख रहे हैं, कौन लिखा है बी? सूरज लिख रहे हैं बी, अमित लिख रहे हैं बी, और प्रीतम लिख रहे हैं बी। तो सूरज का आंसर सही है, प्रीतम का सही है, अमित का आंसर बिल्कुल सही है। सभी बच्चों को बधाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सा मेटल है जो डिके नहीं होगा? कौन सा मेटल है जो डिके नहीं हो सकता है? जल्दी बताइए। मैग्नीज कौन सा होगा जो डिके नहीं होगा? पांडे जी सी किसका लिख रहे हैं आप बताएं? पांडे जी आंसर के साथ लिखिए, आंसर के साथ लिखिए। जल्दी करें सभी बच्चे भाई। चलिए बताती हूँ। धातु का क्षय नहीं होता है, प्लेटिनम धातु का क्षय नहीं होता है, बाकी लोहा डिके उके हो जाएगा, इसमें कोरेजन हो जाएगा, कैल्शियम चुना है भाई डिके हो जाएगा, मैग्नीशियम भी डिके हो जाएगा। कौन सा डिके नहीं होगा? प्लेटिनम डिके नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 100 करोड़ का सवाल लगा दिया गया है भाई कि कौन सा टंगस्टन का गलनात्मक पॉइंट यानी टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? पांडे जी डी किसका लिख रहे हैं आप? किसका लिख रहे हैं डी बताए तो मुझे। पांडे जी 24 का डी लिख रहे हैं। 24 का पांडे जी का आंसर बिल्कुल सही है भाई। अमित का आंसर बिल्कुल सही है। 25 बताइए। 25 बताइए बेटा। खत्म करें आज का सेशन। 25 बताएं आपको। 25 बताइए जल्दी से। सूरज लिख रहे हैं 24 का डी, 25 का ए। सूरज का आंसर आया है। सूरज का जवाब बिल्कुल सही है। सूरज का बिल्कुल जवाब सही है भाई। तो सूरज का जवाब सही है। क्या होगा भाई? 33-80 डिग्री टेम्परेचर पर ये मेल्ट होने लगता है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चा, तो आने का चांस भी है आपके। टी कौन लिखेगा? ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू भाई। आप सभी ने सहयोग किया, सभी ने आंसर सही दिया। तो जिन बच्चों ने आंसर सही दिया उनको भी धन्यवाद, जिन्होंने अटेम्प्ट किया, जिन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया। प्रीतम का आंसर सही है भाई, और अमित का भी आंसर सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अपने अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच सभी को। गुड नाइट।